इसके ये जो क्वेश्चन है ना मेरे भाई, ये मिक्स क्वेश्चन है, इसमें कोई एक चीज़ से नहीं, और ये सारे अच्छे क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना। और इन क्वेश्चनों को कर लो ताकि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकल इलास्टिसिटी डिमांड से, वो अच्छे से कर सकोगे। जिसका क्वेश्चन नंबर 36 है ना, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, एक एक क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनना। कहता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स एक्स। एक गुड्स था एक्स, ठीक है, ये एक्स गुड्स है। कहता है इसका जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यानी कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये कहता है इसका जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है एक्स गुड्स का, कहता है इज डबल द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स वाई। ऐसे ही एक और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाली होगी वाई गुड्स की, तो एक्स वाले की जो भी है, इसकी जो भी है, एक्स वाले की उससे डबल है। अगर इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है तो इसकी डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 है, ऐसे है। फिर आपसे कहता है कि अगर, ध्यान से सुनना, a 10% rise in the price of goods y result in fall of demand 60 units। तो क्या हुआ, 10% का राइज हुआ था, ठीक है ना, और राइज हुआ है प्राइस में, 10% राइज हुआ है प्राइस में ऑफ गुड्स y गुड्स का ये बात कर रहा है, 10% राइज हुआ है। कहता है जो डिमांड है वो 60 यूनिट फॉल करी है, 60 यूनिट फॉल कर गए डिमांड, और ये सारी वाई गुड्स की बात हो रही है। आपसे कहता है ओरिजिनल डिमांड जो थी वो 400 थी, वाई की जो ओरिजिनल डिमांड थी, ओरिजिनल डिमांड जो थी वाई की, कहता है वो 400 थी। फिर आपसे कहता है कि कैलकुलेट करो राइज इन अ क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स एक्स। कहता है जो एक्स गुड्स होगा, एक्स वाला गुड्स, उसके अंदर, ध्यान से सुना, राइज इन अ क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स एक्स, इसकी क्वांटिटी डिमांड कितनी राइज करेगी ये बताओ। अगर इसका प्राइस 10 रुपए से 8 रुपए हो गया तो कहानी इसकी पूछी है, लोचकता डिमांड इसकी दे रखी है, दोनों की रिलेट कर रखी है, और इसकी आधी कहानी दे रखी है ना। क्वेश्चन खतरनाक, अब समझो इसको, ध्यान समझना मेरी बात। सबसे पहले आप इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बता दो, जो आएगी वो इसकी डबल हो जाएगी, और इसके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है वो आप बता सकते हो। पहले इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताते हैं। इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जरूरी नहीं है अब हर क्वेश्चन सेम उसी तरीके से हो, कैसे, हाँ, परसेंटेज जरूरी नहीं है, परसेंटेज से भी हो सकता है और बिना परसेंटेज के भी। चलो एक काम करते हैं, पहले कहानी समझते हैं। वाई वाले गुड्स को आप ऐसे ही बनाओगे, आप लिखोगे भैया यहाँ हम प्राइस लिखेंगे और यहाँ हम डिमांड लिखेंगे, और क्या रिलेशन आपस में लिखते हैं। आप देखो प्राइस 10% राइज हुआ है, तो आप कह दोगे भैया 10% राइज हुआ, हमें तो सिर्फ इतना ही पता है और कुछ नहीं पता, पहले प्राइस कितना था, कितना ज्यादा, लेकिन 10% बढ़ा है, इतना पता है, ठीक है। और इसकी डिमांड 60 यूनिट फॉल हुई है, और ओरिजिनल डिमांड 40 थी, 400 थी, तो ओरिजिनल डिमांड इसकी यहाँ 400 लिख दोगे, और कितनी फॉल हुई है मेरे भाई, 60, तो कितनी हो गई होगी। अब एक बात बताओ, आपको ओरिजिनल प्राइस तो पता ही नहीं है, तो आप वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, चेंज इन डिमांड बाय चेंज इन प्राइस इनटू चेंज इन, मतलब डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इनटू पी बाय क्यू। याद है ये फॉर्मूला, क्योंकि इसके लिए ओरिजिनल क्वांटिटी भी पता होनी चाहिए, ओरिजिनल प्राइस भी पता होनी चाहिए। ओरिजिनल क्वांटिटी तो है, ओरिजिनल प्राइस नहीं है, और कितना बड़ा है ये थोड़ा ना बता सकते हो आप, ओरिजिनल कितना था, आप कितना है, ये सब कुछ नहीं पता। यानी कि आप वही फॉर्मूला लगा सकते हो जो सबसे पहला था, क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब आप ये बताओ, मेरी बात ध्यान सुना, प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज आया, आप बोलोगे भैया 10% बढ़ गया, 10%। डिमांड कितनी गिरी है, आप बोलोगे भैया ये नहीं पता, लेकिन मुझे बताओ ओरिजिनल डिमांड कितनी थी, कितनी गिरी है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज पता चल जाएगी। समझ रहे हो आप, ओरिजिनल डिमांड कैसे निकालते हो, ओरिजिनल डिमांड ऐसे तो निकाल, मतलब चेंज इन डिमांड कैसे निकालते हो, नीचे लिखते हो ओरिजिनल डिमांड, ऊपर कितना चेंज, मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कट गई, 2, 4 को 60 से डिवाइड करोगे 15 आ जाएगा, आंसर इज 15%। यानी कि डिमांड कितनी फॉल हुई है, 15%। परसेंटेज से परसेंटेज हटाओ, इसको डिवाइड करो, आंसर इज -15 को 10 से भाग करोगे 3/2 आ जाएगा, इसको भाग कर दोगे, दोनों को डिवाइड करोगे -1.5, यानी कि लोचकता -1.5 आ रही है, यानी कि इसका चेंज इन 1.5 है, प्रैक्टिकली 1.5 है, और इसका डबल होगा, तो इसका कितना होगा बता सकते हो, इसका 3 होगा। यानी कि इसकी इलास्टिसिटी कितनी है मेरे भाई, 3 है, माइनस का 3 ही लिख देना, क्योंकि माइनस का 1.5 था, माइनस का 3। आप कहोगे भैया इसकी इलास्टिसिटी जो डिमांड है वो कितनी है, -3, क्योंकि ये एक्स गुड्स है। कोई प्रॉब्लम इस चीज में,
अब आप कहोगे भैया ध्यान से समझना मेरी बात, इसका आपको प्राइस पता है तो इसका चार्ट बनाते हो। आपको पता है यहाँ प्राइस लिखते हो, यहाँ क्वांटिटी डिमांड लिखते हो, प्राइस 10 से कितना हो गया, क्वांटिटी डिमांड कितनी बढ़ेगी ये नहीं पता, कुछ नहीं पता, इसको भी परसेंटेज बना लो, बनाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पहला फॉर्मूला तो आप लिखोगे चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई प्राइस बाय, आप बताओ यहाँ आपको पता है कितना डिमांड में चेंज आया, बोलो भैया ये तो निकालना है आराम से, ये तो निकालना है, और ये हमारा प्राइस है। अगर हम प्राइस देखेंगे तो ओरिजिनल प्राइस भी है और चेंज इन प्राइस भी है, लेकिन ओरिजिनल क्वांटिटी नहीं है, और ये आपको पता है ये कितना है, लेकिन मेरे भाई यहाँ दो दो चीज़ गायब है, अगर एक चीज़ गायब होती तो आंसर आ जाता है। ये फॉर्मूला यहाँ फॉलो नहीं होने वाला, फॉर्मूला फिर वो दूसरे वाला फॉलो होगा। क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्स का क्या फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये बताओ डिमांड कितनी है, -3, परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर पता लगाओ तो मुझे बताओ ओरिजिनल प्राइस कितना था, अब कितना कम हुआ, 2 लिख दो, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, 20% कम हो गया। चेंज इन प्राइस कितना है मेरे भाई, -20% लिखो क्योंकि प्राइस कम हुआ है। डिमांड कितनी चेंज हुई है वो नहीं पता है ना, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, और इसको वहाँ ले जाओ, आपको इसको यहाँ ले जाओ। अब देखो ध्यान से देखना, -20 और उधर -3 है, -3 और -20 गुणा हो जाएंगे आपस में, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड -20 और -3 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 60 होगा प्लस का, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 60, और ये क्या लिखा हुआ आएगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, क्योंकि उसने यही पूछा था चेंज इन डिमांड कितना आ रहा है, तो आप बोलना डिमांड में कितने % का चेंज आ रहा है, 60%। कोई दिक्कत तो नहीं, अच्छा क्वेश्चन था, कर लो। क्वेश्चन नंबर 37 पता क्या कहता है कि एक कंज्यूमर था, उसने गुड्स खरीदा 10 रुपये पर यूनिट पे, एक कंज्यूमर है उसने गुड्स खरीदा 10 रुपये पे, ठीक है, और एक पर्टिकुलर गुड्स खरीदता है, मतलब मान लो 10 गुड्स खरीदता है, 20 गुड्स खरीदता है, जब प्राइस कितना है 10 रुपये। अब हुआ क्या, प्राइस 8 रुपये गिर गया, 8 रुपये फॉल, मतलब 8 रुपये हो गया, 8 रुपये फॉल नहीं हुआ, 8 रुपये गिर गया, मतलब अब 8 रुपये हो गया, 2 रुपये गिर गया। फिर आपसे कहता है कि तो वो अब 40% ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेगा, जैसे पहले जितनी भी क्वांटिटी खरीदती थी अब 40% ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेगा, यानी कि 40% क्वांटिटी उसने बढ़ा दी। अब आपसे कह रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो, तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, देखते हैं कौन पहले इसका आंसर निकाल पाता है। करो आप ये बताओ, देखो आप ना सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन देखो तो आप ना, ये मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे पता लगाओगे कि भैया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो पूरा परसेंट वाला फॉर्मूला यूज़ करूँ, या भैया वो चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बाय क्वांटिटी, कौन सा यूज़ करूँ, ये या ये, मैं बताता हूँ। देखो क्या ओरिजिनल प्राइस है क्या ओरिजिनल डिमांड है, तो इसको फॉलो मत करना, फिर इसको फॉलो करना, ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपके पास पी और क्यू होने बहुत जरूरी हैं, और नहीं भी हो तो ये 4 में से 3 चीजें होनी बहुत जरूरी है, बहुत मुश्किल है इस क्वेश्चनों में। तो आप फिर परसेंटेज, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और नीचे लिखते हो परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये बताओ डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, आप बोलोगे भैया 40%, डायरेक्ट लिख देंगे। ये बताओ प्राइस में कितना %, मेरे भाई आराम से, प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, 20%। क्या ये चीज समझ पा रहे हो आप, क्योंकि आप कहोगे भैया ओरिजिनल प्राइस था 10 रुपये, प्राइस में चेंज हुआ 2 रुपये, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये तरीका अपनाओ, ठीक है ना, मतलब नीचे हमेशा ओरिजिनल, चेंज जितना है ऊपर 0 से 0 और 20%, प्राइस 20% कम हुआ है, माइनस का 20, परसेंट से परसेंट कटा, 0 से 0, आंसर इज -2। ध्यान से सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन पता है क्या कहता है, कहता है एक प्राइस था 5 रुपये पर पेन, एक पेन का प्राइस 5 रुपये, ठीक है, डिमांड जो है ना उस टाइम पर 40 पेन की है, ठीक है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 0.75 है, एंड इंक्रीज इन प्राइस इज ₹1, ठीक है। तो आपको बोलता है कैलकुलेट करो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ पेन्स। चलो करो ट्राई।
जब 5 रुपए का प्राइस था, देखो ये ओरिजिनल प्राइस है और ये ओरिजिनल डिमांड है ना, यानी कि वो उस क्या पता उससे हो जाए। आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी दे रखी है और प्राइस में बदलाव। अब मेरे भाई बताओ किससे करा आपने, परसेंटेज वाले से करा या फिर वो दूसरे वाले से करा? आप बताओ। दूसरे वाले से क्यों? क्योंकि ओरिजिनल प्राइस भी ओरिजिनल और उसका जो चेंज है ना वो भी आपको बता रखा है यार। तो आप ये वाला टेबल बनाओगे इस बार और आप लिखोगे ये हमारा प्राइस है, ये हमारा क्वांटिटी डिमांड है। प्राइस सबसे पहले कितने रुपए का था? 5 रुपए। कितने का चेंज आया प्राइस में? 1 रुपए का चेंज। 1 रुपए का चेंज मतलब 6 रुपए का हो गया प्राइस। डिमांड मेरे भाई पहले 40 थी और डिमांड अब कितनी हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन उसने बोला चेंज इन डिमांड बताओ। भी बताओ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे भैया चेंज इन डिमांड, चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई प्राइस बाय डिमांड। आप बताओ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता है आपको? हाँ जी भैया 0.75 है, बराबर चेंज इन डिमांड। भैया ये तो चाहिए ना। चेंज इन प्राइस कितना हुआ भैया? 1 रुपए हुआ है चेंज इन प्राइस, 1 रुपए। ओरिजिनल प्राइस कितना था भैया? 5 रुपए। ओरिजिनल डिमांड कितनी थी भैया? 40 रुपए। इसको हटाओ, पॉइंट में नीचे 100 लिखो, कट पिट के क्या हो जाएगा? 3/4 गुना में बराबर में डेल्टा क्यू बाय 1 मल्टीप्लाई 1/8, क्योंकि ये 5 के पहाड़े में 1 नंबर पे और ये 8 नंबर पे। ये कटा 2 नंबर पे, ये कटा 1 नंबर पे, क्या बचा? 3/1 बराबर में डेल्टा क्यू बाय 2, 2 उधर जाएगा 6। डेल्टा क्यू मेरे भाई 6, यानी कि 6 का चेंज आया, 46 हो गया, 6 का चेंज आया, 36 नहीं था मेरे भाई। ठीक है, किस किस का 6 है? तुम्हारा 6 है, तुम्हारा कहता है इफ, ध्यान से देखो, डेल्टा पी बाय पी इज 0.2। अब इससे आपको मैं 2-3 चीजें बताऊंगा आगे जाके, आप पहला फिलहाल ट्राई करना। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2। ठीक है, आपको कहता है परसेंटेज इन डिमांड, डिमांड में जो परसेंटेज फॉल आया है वो बताओ कितना फॉल आया है, और ओरिजिनल खर्चा बताओ, ओरिजिनल खर्चा, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर बताओ। अगर आज नया एक्सपेंडिचर 180 रुपये है 6 रुपये के प्राइस पे, ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, हो गया? कराऊं? चलो करा ही देता हूँ, ध्यान से मेरी बात ध्यान सुनो। इसको ना मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, इसको आप इसको समझो, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा मुझे क्या बताओ, ध्यान सुनो, मैं अगर कहूँ ये क्या है? ओरिजिनल प्राइस, फॉर एग्जांपल ये क्या है? चेंज इन प्राइस। इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये क्या होगा? आप बोलोगे भैया ये बराबर होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस के। क्या नहीं होगा? कि यही तो होगा। तो आप मुझे बताओ इसको किस चीज, कौन सी ऐसी चीज है जो इसे रोक रही है? आप बोलोगे भैया पूरा ये है, इसकी जगह पूरे पे क्या लिख दो? 0.2 और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। पॉइंट हटाओ नीचे, 0, 0 से 0 कटा भैया, इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? 20। देख लो कहाँ से बन रहा है। अच्छा ये भी छोड़ो, इसकी भी कोई जरूरत खास नहीं थी वैसे तो, फिर भी मैंने बता दिया, लेकिन इसको भी छोड़ो। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे रखा है, परसेंटेज डिमांड फॉल कितना। देखो आप बताओ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला परसेंटेज वाला क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन डिमांड -2, डिमांड में कितना चेंज आया परसेंटेज? आप बोलोगे भैया डिमांड में परसेंटेज तो निकालना है, इसको एक्स रख लो। चलो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? 20%, इसको वहाँ ले जाओ। आप बोलोगे भैया -40%, इसका मतलब क्वांटिटी डिमांड कितना फॉल हुई थी? 40% फॉल हुई थी। अच्छा इसको आओ, इस पे आओ जरा, अब देखो मजा आएगा। ये मुझे बताओ, ये आपका प्राइस होगा, फिर आप इतने की यूनिट की डिमांड करोगे, फिर आपका टोटल खर्चा बनेगा, है ना? आप मुझे बताओ आज आपका खर्चा कितना बन रहा है? 180 रुपये। प्राइस कितना है? 6 रुपये। कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 30 से, यानी कि डिमांड कितनी है? 30 है, और डिमांड 40% गिरी हुई है। ये डिमांड 40% गिरी हुई है। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये डिमांड
40% गिरी हुई डिमांड है 30, यानी कि ओरिजिनली अगर 100% होती तो आज ये कितनी परसेंट है? सुनो मेरी बात फिर से, ये 30 जो है ये 40% गिरी हुई डिमांड है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अगर शुरुआत में पूरी 100% डिमांड होती तो ये 40% गिरी हुई है, मतलब कितनी है? 60% है। ये डिमांड 60% है, क्योंकि ये 100% पूरी डिमांड थी और उसमें से 40% गिरने के बाद जो बचेगी वो 60% ही तो बचेगी। तो टोटल डिमांड अगर मैं कहूं मुझे निकालनी है ओरिजिनल डिमांड, मुझे निकालनी है ओरिजिनल डिमांड, तो मैं ये कह सकता हूं मेरे पास जो 30 है वो कौन सी डिमांड है? वो 60 है। मेरे पास वो क्या है? 60 है। तो 60 है उसको नीचे लिखो और 100 चाहिए उसको ऊपर लिखो। मुझे मेरे पास ये वैल्यू 60% है और मुझे कितने परसेंट वैल्यू चाहिए? 100%, यानी कि 5/3 10 50%, 50, यानी कि ओरिजिनल पूरा 100% की वैल्यू 50 थी। 50 का अगर 40% गिराओगे 20 गिरेगा और 30 आएगा, 30 60% है। और आपको उसने मांगा क्या है? नया एक्सपेंड, अच्छा ओरिजिनल एक्सपेंडिचर मांगा, बिल्कुल सही, ये वाला मांगा है ना, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। अच्छा ये बताओ, मेरी बात ध्यान सुनो, ये बताओ प्राइस कितना परसेंट गिरेगा या प्राइस कितना परसेंट बढ़ा है? तो आप कहोगे भैया प्राइस जो बढ़ा है वो 20% बढ़ा है, यानी कि ये कितना परसेंट हो सकता है बताओगे? अगर ये 100% होगा तो ये कितना परसेंट होगा बताओगे? 120। क्यों? तो ये 100% है और 20% बढ़ गया, तो ये जो आज प्राइस है ना ये 120% प्राइस है। अब मुझे एक बात बताओ, सुनो, आपको चाहिए ओरिजिनल, पहले 60 लिखो जो है ना उसका परसेंट नीचे लिखो। आप बोलोगे भैया 120 है, कितना चाहिए? 100, उसको ऊपर लिखो, काट दो 5 के पार्ट में, 100 20 के पार्ट में 5 और 6 नंबर पे 6 से 6 काटा 5 आंसर। बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ आपको परसेंटेज वाला सॉल्व करने का, डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है ना। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, खत्म आंसर। समझ में आया? ये मेन चीज है जो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको फिर से देखो ध्यान से, दोनों चीज समझो। आप बताओ आज आपकी डिमांड 30 है और 30 डिमांड जो है वो 40% डिमांड कम है, यानी कि 60% डिमांड है। 60% डिमांड है नीचे लिख दो, और ओरिजिनल डिमांड थी 100 ऊपर लिख दो। और प्रीवियसली प्राइस की बात करूं तो प्राइस 6 रुपए है जो कि 120% है, और पहले कितना परसेंट चाहिए? 100%। इसको सॉल्व करोगे नया प्राइस नया डिमांड आएगा, नया बजट बन जाएगा। खत्म क्वेश्चन, कर लो मेरे भाई। इसमें एक क्वेश्चन मैंने 39 नहीं कराया, वो सेम जैसे मैंने डबल वाला केस कराया था ना कि एक एक्स गुड्स की डिमांड वाई से डबल है, वैसे ही इसमें एक में हाफ है, तो बिल्कुल सेम केस है, उसको मैंने छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है जो डिमांड फंक्शन है, डिमांड फंक्शन ऑफ गुड ए गुड का जो डिमांड फंक्शन है वो दे रखा है ऐसे, क्वांटिटी ऑफ ए बराबर में 40 माइनस 5 टाइम्स ऑफ प्राइस ऑफ ए। मतलब एक तरीके से डिमांड फंक्शन मतलब ये आपकी डिमांड बता रहा है, और डिमांड कैसे होगी? जो भी उसका प्राइस होगा उसको 5 से गुणा करोगे, 40 से घटा दोगे, यानी कि फंक्शन दे रखा है। याद है वो डिमांड फंक्शन सीखते थे डिमांड वाले चैप्टर में, ऐसा कुछ है। तो आप बस इस पे फोकस करो। अच्छा अब सुनो मेरी बात, कहता है प्राइस इलास्टिसिटी बताओ, यानी कि वही प्राइस इलास्टिसिटी बतानी है आपको। और प्राइस इलास्टिसिटी जब बतानी है जब प्राइस 4 रुपए से 6 रुपए हो गया, प्राइस 4 रुपए से 6 रुपए। मुझे एक बात बताओ, सब छोड़ो, आप बस इतना पता लगाओ कि जब प्राइस 4 रुपए था तब क्या डिमांड कर रहे थे लोग। आप क्योंकि भैया 40 माइनस 5 इंटू 4 रुपए का प्राइस था, 40 माइनस 5 चौक 20, भैया लोग 20 यूनिट की डिमांड कर रहे थे। कितने यूनिट की? 20। यानी कि अगर आप एक डिमांड फंक्शन बनाओगे तो आप लिख दोगे प्राइस क्वांटिटी डिमांड, प्राइस कितना है 4 रुपए, डिमांड कितनी है 20। अब मेरे भाई प्राइस 6 रुपए हो गए, यहाँ 6 लिख दो, तो क्वांटिटी डिमांड अब कितनी हो जाएगी? 40 माइनस 5 6 30, आंसर इज 10। प्राइस 6 रुपए होगा, डिमांड 10। जल्दी से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताओ कितनी होगी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बाय क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी कितना है? -10, प्राइस कितना है? +2, क्वांटिटी -10, प्राइस +2 मल्टीप्लाई प्राइस, ओरिजिनल प्राइस 4 रुपए, ओरिजिनल क्वांटिटी 20 रुपए। 0 से 0 कटेगी, बचेगा -1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 2 2 2 4 सब कट जाएगा, आंसर इज -1। यही आ रहा है, बस खत्म, इतना ही था क्वेश्चन में। क्लियर है मेरे? करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मिसलिनियस क्वेश्चन है और ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर के। जब आप ये चैप्टर कर जाओगे ना और इस चैप्टर के खतरनाक क्वेश्चन कर जाओगे तो नेक्स्ट टॉपिक जब सप्लाई शुरू होगा, जैसे अभी तो डिमांड पढ़ रहे हो, आगे जाके सप्लाई भी पढ़ोगे,
तो जब सप्लाई पढ़ोगे तो सप्लाई के भी ऐसे प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो तब प्रैक्टिकल्स की ज़्यादा करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तब आप समझ चुके हो खतरनाक क्वेश्चनों को कैसे निपटाना है। चलो ये तो क्वेश्चन नंबर 41 था, 42 पे चलते हैं। कहता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, रेशो रेशो दे रखा है। रेशो किसका? रेशो ऑफ चेंज इन प्राइस विद ओरिजिनल प्राइस इज 0.4। इन दोनों का रेशो 0.4 दे रखा है। समझाऊंगा ये कैसे निकालोगे, कर लेना पहले खुद से ट्राई। फिर कहता है आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमने आपको दे रखी है -1.50। फिर आपसे कहता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड बताओ, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बताओ। करो मेरे भाई, पहले खुद से ट्राई कर लो आप लोग, 2 सेकंड हो जाएगा तो बताना। आओ देखते हैं, ध्यान से सुनो। अच्छा ये बताओ, देखो इसको समझो। आप चेंज इन प्राइस और ओरिजिनल प्राइस का रेशियो लिख रहे हो 0.4, है ना? आप इसको प्रोपोर्शन में लिखो। कैसे लिखोगे? डेल्टा पी बाई पी, सॉरी डेल्टा पी बाई पी ये लिखोगे, और बराबर है किसके? 0 पॉइंट। अब आप देखो वही वही चीज़ याद आ रही थोड़ी सी। आप देखो ध्यान से, अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पूरी चीज़ क्या कहलाएगी? चेंज, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि कुछ नहीं, बस 100 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि 40% हो जाएगा। परसेंटेज चेंज इन प्राइस 40% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप यहाँ से 100 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 100 मल्टीप्लाई कर दो, तो आप कहोगे भैया ये कहलाता है पूरा परसेंटेज चेंज इन प्राइस विच इज इक्वल टू 40%। ठीक है। चेंज इन डिमांड पूछ रहा है, तो आपको पता है फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस बराबर में -1.50। परसेंटेज डिमांड में कितना चेंज आया वो आपको चाहिए, एक्स लिख दो उसको। प्राइस में 40% है, 1.50 है। आप चाहो तो पॉइंट हटा दो और इसको 3/2 लिख दो, पूरा हटा हटू के इसको लिख दो 20, और एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 60%। 60% डिमांड में चेंज आया। हाँ, माइनस का साइन लगा दो, लेकिन आप परसेंटेज चेंज इन डिमांड जब लिखोगे तो आप 60% लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 समझते हैं, और क्वेश्चन नंबर 45 की मैं स्पेसिफिक डिटेल्स बताता हूँ क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर हम बात करूँ तो कहता है एक कंज्यूमर ने 17 यूनिट खरीदी है। ठीक है, तो एक कंज्यूमर ने 17 यूनिट खरीदी है और इसका जो प्राइस है उसने 10 रुपये पे करा है। फिर आपसे कहता है मान लो अगर प्राइस 8 रुपये हो जाए, यानी कि 2 रुपये अगर प्राइस गिर जाए, तो आपको कहता है कि उसके बाद वो कंज्यूम कर रहा है 23 यूनिट। ठीक है। फिर आपसे कहता है एक्सपेंडिचर अप्रोच यूज़ करो। कौन सी अप्रोच यूज़ करनी है हमें? एक्सपेंडिचर अप्रोच। ठीक है ना? एक्सपेंडिचर अप्रोच यूज़ करके आप मुझे ये बताओ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड के बारे में क्या रिलेशन बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर अप्रोच से। कैसे हमें समझना है? सबसे पहले मैं यहाँ पे इनके प्राइस लिख दूंगा, फिर मैं इनकी क्वांटिटी डिमांड लिख दूंगा, और फिर मैं समझूंगा कि मेरा कितना एक्सपेंडिचर बन रहा है। तो मुझे पता है प्राइस 10 रुपये है, डिमांड 17 रुपये है। प्राइस 8 रुपये हुआ, डिमांड 23 हो गई। 10 रुपये से 17, खर्चा टोटल 170 बन जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। फिर 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जब नया केस हुआ, प्राइस कम हुआ, तो मुझे पता है डिमांड बढ़ जाती है, तो ये मेरा आंसर हो गया 184। 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 एंड 2 18। इसका मतलब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, जो फर्स्ट सिनेरियो था वहाँ प्राइस ज़्यादा था, और मैं यही तो सोचूंगा कि यार अगर मैं प्राइस ज़्यादा रख रहा हूँ तो ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, अगर मैं प्राइस कम कर रहा हूँ तो हो सकता है चांसेस ये हो कि मैं कम पैसा कमाऊँ, लेकिन खर्चा मेरा फिर भी ज़्यादा हो रहा है। तो आपको एक चीज़ समझनी है, थोड़ा सा खुद से थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। मान लो प्राइस 1 रुपये है, जस्ट एक एग्जाम्पल के तरीके से समझो, और मान लो अब 2 लोग डिमांड कर रहे हैं। अगर मैं प्राइस बढ़ा दूँ, 2 रुपये कर दूँ, तो मुझे पता है डिमांड कम हो सकती है। या फिर एक काम करते हैं, इसको 10 रुपये कर लेता हूँ, तो प्राइस और इसको भी 20 रुपये कर देता हूँ, तो 10 और आपको पता है खर्चा हो जाएगा इस केस में 200 रुपये। पहले 200 रुपये खर्च होता था, अब मैंने मान लो 9 रुपये प्राइस कर दिया, तो मुझे पता है प्राइस कम करने से थोड़े से कंज्यूमर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो मुझे पता है कि थोड़ी सी डिमांड बढ़ेगी। तो मैं ऐसा समझ लेता हूँ कि डिमांड 21 लोग करने लग जाएं, 22 लोग करने लग जाएं, 20 से ज़्यादा होंगे। अगर मैं इसको 22 भी कर दूँ, तो मुझे ये चीज़ समझनी है कि यहाँ पे 2 केस हो सकते थे। जैसे अभी एक 22 हुआ, एक केस ऐसा हो सकता था कि मान एक काम करते हैं, इसको 8 रुपये चेंज कर देते हैं, प्राइस को 10 रुपये से 8 रुपये कर देते हैं, और मैं अज्यूम करता हूँ कि एक केस में कि मेरे से 22 लोगों ने डिमांड करी, तो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 एंड 1 17, इस केस में मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मेरा खर्चा एक्चुअल में पहले से कम हो गया। इसका मतलब क्या होगा वो समझाता हूँ, और फिर एक और केस बनाता हूँ, फिर ऐसे ही
सेम यही केस बनाता हूँ, ये हमारी क्वांटिटी डिमांड और ये मेरा खर्चा, और प्राइस मेरा 10 रुपये था और डिमांड मेरी फिर से वही 20 लोगों की थी और मेरा टोटल खर्चा 200 बन रहा था। अब मैंने फिर से इसी केस में प्राइस 8 रुपये कर दिया और मेरा डिमांड जो है, बड़े ध्यान से समझना, इस केस में मेरा डिमांड मान लो ज़्यादा बढ़ गया, ज़्यादा लोगों ने डिमांड कर दी। इस हिसाब से अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ 25 × 8, तो एक काम करता हूँ, थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ क्योंकि चीज़ें थोड़ी सेम हो जाएगी, या फिर चलो 25 × 8 ही रखते हैं। तो अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँ, मेरा आंसर 200 ही आएगा। अच्छा, अगर मैं प्राइस 8 रुपये रखता और मेरी डिमांड 26 हो जाती, तो मुझे पता है मेरा खर्चा अब 225 हो जाता। इस केस में मैंने देखा प्राइस कम हुआ, इसमें भी प्राइस कम हुआ, इसमें भी प्राइस कम हुआ, लेकिन डिमांड डिफरेंट तरीके से चेंज हुई है। एक में मैं कह रहा हूँ कि मेरी जब डिमांड चेंज हुई, बढ़ी, मुझे पता है डिमांड तो बढ़ेगी, लेकिन एक में मैं कहूँगा कि जब मेरी डिमांड बढ़ी तो मेरा एक्सपेंडिचर पहले से कम ही रहा। इस केस में जब मैंने डिमांड बढ़ाई तो मेरा एक्सपेंडिचर सेम ही रहा, और इस केस में मैंने जब डिमांड बढ़ाई, प्राइस कम करने से डिमांड बढ़ाई, तो मेरा एक्सपेंडिचर पहले से बढ़ गया। इसका मतलब पता है क्या है? खर्चा लोग ज़्यादा कर रहे हैं, पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है। ये जो तीसरा केस है, ये पता है क्या दिखा रहा है? ये केस ये दिखा रहा है कि लोग ज़्यादा डिमांड पे प्रभावित हुए हैं प्राइस चेंज करने से, और यहाँ पे जब प्राइस चेंज करा तो यहाँ लोग कम प्रभावित हुए, जिस वजह से खर्चा कम हो गया। मतलब मैंने सोचा प्राइस अगर कम कर दूंगा तो कस्टमर ज़्यादा आएंगे, पर कस्टमर ज़्यादा आए, दो ज़्यादा आए, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं आए कि पहले मुझे 200 रुपये मिल रहे थे, अब मुझे 176 मिल रहा है, प्राइस कम है। ये लॉस वाली सिचुएशन है, और ये सिचुएशन ऐसी है जहाँ प्राइस में मैंने ज़्यादा प्रभाव लाया और मेरी डिमांड में कम प्रभाव आया। डिमांड मेरी बढ़ी तो सही, प्राइस मेरे कम करने से डिमांड बढ़ी तो सही, लेकिन कौन ज़्यादा किस में चेंज आया? तो आप बोलोगे भैया प्राइस के अंदर आपने ज़्यादा चेंज कर दिया, डिमांड में तो इतना ज़्यादा चेंज हुआ नहीं। और अगर आप इस केस की बात करोगे तो आप कहोगे कि हाँ भैया प्राइस आपने कम करा, डिमांड आपकी बढ़ी, लेकिन जो डिमांड आपकी बढ़ी है ना, ये ज़्यादा बढ़ी, जिस वजह से आपका खर्चा पहले से ज़्यादा हुआ। पहले आपको 200 रुपये मिल रहे थे और अब आपको 225 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। अब आप इस केस को समझो ना, यही सेम कि प्राइस कम तो हुआ, लेकिन पहले से खर्चा अब ज़्यादा करना पड़ रहा है लोगों को। पहले आपको 170 रुपये मिल रहे थे, अब आपको 184 रुपये मिल रहे हैं। आप खुश हो, आप फायदे में हो, लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं पहले से। तो आप कहोगे भैया ये मेरी इलास्टिक डिमांड जो है ना, वो उसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आप कहोगे भैया डिमांड में ज़्यादा चेंज है, प्राइस में परसेंटेज चेंज कम है, मतलब इलास्टिक डिमांड है। इलास्टिक डिमांड जब होती है जब इलास्टिक डिमांड ग्रेटर देन 1 होता है, ये इसका आंसर है। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। अब देखो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैं सिर्फ वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो थोड़े से अच्छे अच्छे बचे हैं, बाकी मोस्टली क्वेश्चन हम अच्छे अच्छे कर चुके हैं। बाकी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हैं। स्टिल लगेगा कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कमेंट में बता देना, मैं वो क्वेश्चन को अलग से वीडियो बना के कवर कर दूंगा, बट हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे यहाँ पे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, एक सेकेंड, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 50 मुझे कहता है एक कंज्यूमर ने 20 यूनिट खरीदी है और 5 रुपये प्राइस पे कर रहा है, ठीक है, 5 रुपये प्राइस पे कर रहा है, ठीक है। तो कंज्यूमर ने 20 यूनिट खरीदी है 5 रुपये पे, फिर आपसे कहता है उसको खर्चा होता है इस केस में 120 रुपये का। अच्छा नहीं, ये अलग सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ 20 की अगर डिमांड कर रहा हूँ, 5 यूनिट खरीद रहा हूँ, तो मुझे पता है खर्चा मेरा 100 रुपये होगा दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो एक नया सिचुएशन है जहाँ पे 120 आपका खर्चा हुआ है जब आपने 24 यूनिट खरीदी है, यानी कि ये मेरी क्या हो गई है 24 यूनिट, ये मेरी डिमांड हो गई है, ठीक है। तो इस यूनिट में मुझे प्राइस नहीं पता क्या है, तो आपसे कहता है कि इलास्टिक डिमांड में परसेंटेज मेथड से बताओ क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। इसने तो परसेंटेज मेथड बोला है, तो समझ लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन पहले हम चीज़ें बनाते हैं, ध्यान समझना, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं खर्चे की बात हो रही है, तो वो केस नया बन जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे प्राइस दिया और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड है और फिर खर्चा आता है, तो मुझे पता है प्राइस मेरा अभी 5 रुपये है, डिमांड में 20 की कर रहा हूँ, टोटल मेरा खर्चा 100 का हुआ। लेकिन अगले केस में मुझे पता है मेरा खर्चा 120 है जब मैं 24 यूनिट का डिमांड कर रहा हूँ। अच्छा, ये दोनों मल्टीप्लाई करके इक्वल में आता है और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके इक्वल में आएगा, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि एक्स को मैं मल्टीप्लाई, प्राइस मुझे पता नहीं है, उसको मल्टीप्लाई करूँगा 24 से, तो मेरा आंसर 120 आएगा, यानी कि मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ 120 डिवाइडेड बाई 24, जिससे मेरी एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। यानी कि मेरे भाई पहले केस में भी 5 रुपये प्राइस था, दूसरे केस में भी 5 रुपये प्राइस है, और डिमांड मेरी अपने आप ही चेंज होती जा रही है, जिससे मेरा खर्चा चेंज हो रहा है। यानी कि ये तो क्या केस है,
ये तो भैया परसेंटेज से अगर मैं निकालूं इलास्टिक डिमांड, तो मुझे पता है ऊपर परसेंटेज चेंज इन डिमांड, नीचे परसेंटेज चेंज इन प्राइस रखता हूँ। डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, आप बोलोगे भैया डिमांड में जितना भी चेंज आ रहा है कोई बात नहीं, लिख दो। 20 से 24 हो गया, 20 से 24 कितना होगा, आप बोलोगे भैया ओरिजिनल डिमांड 20, चेंज आया 4 का, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, परसेंटेज निकल जाएगी 5 चौक 20, 20% चेंज आ रहा है। 20% डिमांड चेंज हो रही है, और प्राइस परसेंट कितना आ रहा है, प्राइस परसेंट तो भैया जीरो है, प्राइस परसेंट तो जीरो है, प्राइस में कोई चेंज ही नहीं है। इसका मतलब ये मेरी जो इलास्टिक डिमांड है ये इन्फिनिटी वाली है। और इन्फिनिटी में इसका ग्राफ क्या होता है, इन्फिनिटी में इसका ग्राफ समझते हैं। इन्फिनिटी में क्या हो रहा होता है, ये प्राइस प्राइस सेम है ना, और डिमांड 20 थी, फिर डिमांड क्या हुई 24 हुई, ऐसे डिमांड बढ़ती जाएगी आगे, यानी कि ये इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी है। और ये मेरा क्या केस है, ये मेरा ऐसा केस है जहाँ पर मैं कहूँगा कि when there is a percentage change in demand but there is no change in percentage but there is no change in price, so in that case the demand curve is parallel to y axis, and in this case elastic demand is equal to infinity, and this case is perfectly elastic demand, इसे perfectly elastic demand कहा जाता है। तो बस इसमें इतना ही बताना था, ठीक है। तो देखो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सपेंडिचर मेथड का यूज हो रहा है, उससे मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान समझना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है इसके बाद। देखो ये सारे क्वेश्चन ना बहुत बेसिक से हैं, मतलब सिमिलर है एक दूसरे से, कुछ खास नहीं है। तो कहता है प्राइस जो है ना 15 से 12 हो गया, जो जो खास होंगे मैं कराता चलूंगा, तो देखते हैं इसमें कुछ खास अगर निकलता है। तो प्राइस 15 से 12 हो गया, और डिमांड कहता है 25% बढ़ गई, ठीक है। यहाँ पर कोई एक्स वैल्यू होगी, और यहाँ आप एक्स वैल्यू को 100% मान लो, और यहाँ 125% लिख दो, परसेंट लिख दो ऐसे, ठीक है। ऐसे लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। फिर आपसे आगे कहता है कि अब हुआ क्या ना इस केस में, कहता है कि इलास्टिक डिमांड बताओ। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं है, अब आप बोलोगे 60 नंबर पे मिसलिनियस के अंदर है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। आप दो मेथड लगा सकते हो, मैं आपको बोला था कि आप डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू तब लगाना जब आपके पास ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल डिमांड हो, दोनों में से एक तो है दूसरी नहीं है। तो भैया जब इसमें है नहीं तो फिर क्या करें, तो भैया जब इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन डिमांड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इस तरीके से करेंगे। आप बताओ डिमांड में कितना चेंज, आप बोलोगे भैया अभी भी पता चला 25% डिमांड चेंज हो गई है, लेकिन प्राइस में कितना चेंज है, तो वो समझते हैं। ओरिजिनल प्राइस 15 रुपये, चेंज कितना आया, माइनस का 3, 3 लिख दो कोई दिक्कत नहीं, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 के पाड़े 5 के पाड़े से कर लेते हैं 20 नंबर पे, और ये जाएगा 3 नंबर पे, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि -20% का चेंज, -20% का चेंज है, परसेंट से परसेंट कटा, इन दोनों को काट दो, आंसर में आ जाएगा आपका -1.25, यानी कि लास्टिक डिमांड। अब बताओ ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए कुछ कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, जो जो मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट नहीं है कर लोगे आप, जैसे ये था ये मैंने समझाया, इसके साथ सिमिलर बहुत सारे क्वेश्चन आगे थे, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन नंबर 57 है, थोड़ा सा ठीक ठाक सा लगा, देखते हैं। कहता है कंज्यूमर जो है ना, यहाँ पे प्राइस होगा, यहाँ क्वांटिटी डिमांड होगा, चलो आगे देखते हैं। अगर एक्सपेंडिचर का होगा तो हाँ, क्योंकि इसने एक्सपेंडिचर अप्रोच बोल रखा है तो एक्सपेंडिचर भी लिख ही लेते हैं, पूरा बनाते हैं। और आपसे कहता है कि एक कंज्यूमर 10 यूनिट खरीदता है, ठीक है, 10 यूनिट यानी कि डिमांड है, प्राइस 9 रुपये है। फिर कहता है प्राइस 10 रुपये हो गया तो वो 9 यूनिट खरीद रहा है। तो कहता है इलास्टिक डिमांड बताओ क्या उस पर चेंज आएगा, और एक्सपेंडिचर अप्रोच यूज करो। तो आपको पता है बड़ा सिंपल सा केस है, ध्यान समझना। जब एक्सपेंडिचर अप्रोच बोल दे तो एक्सपेंडिचर अप्रोच से ही आंसर करना। 9 10 मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता है आपका खर्चा 90 रुपये हो रहा है, अगले केस में भी भैया 90 रुपये खर्च हो रहा है। इसका मतलब प्राइस में चेंज आया, डिमांड में चेंज आया, बट देर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, सो इट मीन्स इट इज अ केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का केस है, जहां पर आप कहोगे भैया इलास्टिक डिमांड इक्वल टू 1 होती है, ये आप सब कह दोगे। उसने बोला उसमें आपको अप्रोच यूज करना, और कहता है इसका डिमांड कर्व क्या होगा, तो इसमें डिमांड कर्व हम देखेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। ये सब ऑलरेडी हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं, बस इसमें इतना ही था, कुछ भी नहीं। अगर ये एक्सपेंडिचर मेथड यूज करने के लिए नहीं बोलता तो फिर डिफरेंट तरीके से आंसर होता, हो सकता है आंसर थोड़ा डिफरेंट हो जाता, लेकिन क्योंकि एक्सपेंडिचर अप्रोच है इस तरीके से करेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 62 दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है कि दो गुड्स है, एक गुड्स ए और एक गुड्स बी है। कहता है इलास्टिक डिमांड पहले की -3 है, ठीक है, और दूसरे वाले की कहता है -4 है। तो कहता है कि इनमें से कौन से गुड्स की हाइयर इलास्टिसिटी होगी, इनमें से कौन से गुड्स की हाइयर इलास्टिसिटी होगी और क्यों होगी। तो देखो मैं अगर इलास्टिक डिमांड का फॉर्मूला लिखूँ तो मैं कहूँगा इलास्टिक डिमांड, अगर मान लो ए गुड्स की बात करूँगा तो मैं लिखूंगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और इसका आंसर -3 आ रहा है। और दूसरे की अगर हम बात करूँगा बी गुड्स की, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसका आंसर -4। अब मैं इस केस को समझना चाहता हूँ, इन दोनों को जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो आंसर -3 आ रहा है। कैसे आ रहा होगा, अज्यूम कर लेता हूँ कि डिमांड में 3% का चेंज आया, प्राइस में 1% चेंज आया, अपने आप को समझा रहा हूँ अज्यूम करने के लिए। फिर मान लेता हूँ, मैं कहता हूँ प्राइस में इसमें 1% चेंज आया और इसमें 4% चेंज आया।
तो उसने बोला कौन सा हाइयर इलास्टिक दिखा रहा है। तो आपको देखो दोनों केस में 1-1 है, प्राइस में 1-1% चेंज आ रहा है और डिमांड में, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, एग्जैक्ट आंसर नहीं, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो मैं कहूँगा भैया ज़्यादा चेंज आ रहा है सेकंड केस में, हाइयर इलास्टिसिटी सेकंड केस में, क्योंकि 1% प्राइस चेंज होने से डिमांड 4% चेंज हो रही है, वहीं पे ऊपर वाले में 1% प्राइस चेंज होने से डिमांड 3% चेंज हो रही है, यानी कि बी वाला हाइयर इलास्टिक है। तो बस इसमें आपको ये बोलना है कि हाइयर इलास्टिक ज़्यादा है, ठीक है ना, और उसमें ऐसा अज्यूम करा जा रहा है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड 4% है 1% के कंपैरिजन से। बस आप इतना ही लिख दो, ठीक है ना, क्योंकि उसमें आपको पूछे रीजन क्या है, तो बोलना कि बिकॉज in the case of B goods B there is more change in demand due to change in price, and in case of A there is not too much change in demand according to case, या फिर as compared to case B goods से अगर हम कंपेयर करें। ओके चलो देखो कुछ भी नहीं है, बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, खत्म करते चल रहे हैं। आ जाओ एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। कहता है कंज्यूमर ना, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। कहता है कंज्यूमर 1000 रुपये खर्च कर रहा है, ठीक है, 1000 रुपये खर्च कर रहा है 8 रुपये पर, 8 रुपये प्राइस है, 1000 रुपये खर्च कर रहा है, ठीक है। तो ये अपना प्राइस होगा, ये अपने ये खर्च कर रहा है, कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है। स्पेंड करने को कभी भी आप डिमांड मत समझना, खर्चा समझना, ये स्पेंड है, ठीक है। फिर आपसे कहता है कि मान लो प्राइस 25% बढ़ गया, ठीक है, 25% बढ़ा था, तो कंटिन्यू उसने अभी भी 1000 रुपये खर्च करे, ठीक है। तो कहता है इलास्टिक डिमांड बताओ, मजा आएगा, और उसने बोला हुआ परसेंटेज मेथड से बताओ, तो अभी अच्छा केस है, ध्यान समझना। तो चलो बना लेते हैं, पहले पहले हम लिख देते हैं, यहाँ प्राइस होगा, यहाँ क्वांटिटी डिमांड होगा, और एक्सपेंडिचर भी दे रखा है भैया, तो एक्सपेंडिचर भी लिख देते हैं। अब आपको पता है कि 1000 रुपये का आपका एक्सपेंडिचर है और प्राइस आपका 8 रुपये, तो आप डिमांड निकाल दो। 1000 को आप क्या करोगे, 8 से डिवाइड कर दोगे, 2 के पाड़े में 500 और 4 नंबर पे, फिर 2 के पाड़े में 250 और 2 नंबर पे, और आपका डिमांड आ जाएगा 125। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनता है ना, प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांड, इसको एक्स मान लेंगे फिर आ जाएगा। फिर आपको देखो सेकंड केस में अब आपका 1000 ही है और आपका प्राइस 25% बढ़ गया था, है ना, प्राइस 25% इंक्रीज हो गया। हाँ, तो प्राइस 25% बढ़ेगा, तो 8 का 25% निकालने में मजा आएगा। 8 का 25%, बहुत से लोग तो देखो समझदार होंगे, एक चौथाई हिस्सा, एक चौथाई हिस्सा 8 का 2 होता है, क्योंकि 25% मतलब एक चौथाई, एक चौथाई 8 का 2 होता है, तो 10 प्राइस बढ़ गया, प्राइस अब हो गया 10। और जिसको नहीं समझ में आया भैया 25% बढ़ाना है, तो 8 का क्या निकालना है, 25% ऑफ 8 ऐसे लिख देना। 25 मतलब 25 बटे में 100 और ऑफ मतलब गुना में 8, एक नंबर पे कटा, 4 नंबर पे कटा, एक नंबर पे कटा, 2 नंबर पे, यानी कि 2 प्राइस बढ़ गया, 25% 2 होता है 10 हो गया। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो आप कहोगे भैया 0 से 0 कटे, डिमांड इसका मतलब 100 हुई, ठीक है। अब देखो अपने आप चीज़ आई ना एक्सपेंडिचर यूज करके। अब देखो आपको परसेंटेज निकालना है, इलास्टिक डिमांड निकालना है, ऊपर आप लिखते हो परसेंटेज चेंज इन डिमांड, नीचे लिखते हो परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब आपको नीचे का तो परसेंट ऑलरेडी पता ही है ना, कितना परसेंट है आपको पता है, 25% प्राइस बढ़ा है, तो डिमांड कम हुई है। डिमांड कितनी कम हुई है, अब यूं मत सोचो ना 25% कम हुई है, देख लो, सुनो, रुक जाओ जरा ध्यान से। आप कहोगे भैया ओरिजिनल डिमांड 125, चेंज कितना आया 25 का, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंटेज बनाने के लिए। तो आप लिखोगे भैया यहाँ पे 25 के पार्ट में 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 1 नंबर पे, 5 नंबर पे, 5 चौक 20, ओहो, माइनस का 20%, परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 20/25 करोगे आंसर आएगा 4/5, इसका मतलब 0.80 माइनस में आपकी इलास्टिक डिमांड है। मुझे उम्मीद है ये केस भी आपको समझ में आएगा। मैंने ऑलरेडी पीडीएफ देख रखी है, पीडीएफ से आप आराम से मस्त क्वेश्चन करते चलो, ठीक है। इसके बाद मेरे भाइयों चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बड़े ध्यान से समझना, जो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 होने वाला है। ये हम समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पे आपको ऐसे दे रखा है डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व का वैल्यू दे रखा है 10 + 2p, इसका मतलब यहाँ प्राइस की वैल्यू कुछ भी डाल दो, अलग अलग डिमांड आती जाएगी। और उसके बाद आपको एक और चीज़ दे रही है, कहता है कि स्लोप ऑफ डिमांड, ये बहुत अच्छा केस है, इसको समझना। ये स्लोप ऑफ डिमांड ना मेरे भाइयों, ध्यान रखना, डिमांड चैप्टर से ये टॉपिक क्लियर होगा, स्लोप ऑफ डिमांड, ठीक है ना, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, है ना, या फिर डिमांड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, कहता है -2 है। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का फॉर्मूला बताता हूँ। इसका फॉर्मूला होता था, इसको आप जब निकालते थे डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू लिखते थे, प्राइस में कितना चेंज उससे क्वांटिटी में कितना चेंज। इससे अब मज़ा आएगा, कुछ चीज़ ध्यान से देखो, थोड़ा दिख रहा हो तो। फिर आपको मैं बाकी की जानकारी देता हूँ। आगे कहता है मेरे भाई कि इलास्टिक डिमांड बताओ ईडी, ठीक है, और जब बताओ जब प्राइस 5 रुपये था, जब प्राइस 5 रुपये, तो प्राइस जब 5 रुपये तब आपको ईडी बताना है। मेरी बात ध्यान समझना कि अब आप देखो, ध्यान समझो। हाँ, तो पहले आप ये बना लो, प्राइस या आपका क्वांटिटी डिमांड, आप बताओ प्राइस 5 रुपये, प्राइस 5 रुपये इसके अंदर डाल दो। अगर मैं प्राइस 5 रुपये इसके अंदर डालूंगा, अच्छा, और डिटेल्स मुझे दे नहीं रखी है इसके अंदर, इफ स्लोप कैलकुलेट इलास्टिक डिमांड व्हेन द प्राइस, ठीक। तो प्राइस मुझे पता है 5 रुपये, प्राइस अगर 5 रुपये में इसके अंदर अगर डालता हूँ तो डिमांड कर्व क्या हो जाएगा,
10 प्लस 2 × 5, तो 10 प्लस 2 × 5 = 10, मेरी डिमांड हो जाएगी 20। तो डिमांड मेरी कितनी आ गई, डिमांड मेरी 20 आ गई। अब अगर मैं आगे समझूँ, प्राइस 5 है, डिमांड मेरी 20 है, उसको क्या कहते हैं, इसको ध्यान समझना है, इसको मैं समझाता हूँ, बड़े ध्यान से देखो। आपके पास पता है, आपको ओरिजिनल प्राइस है, आपको पता है ओरिजिनल डिमांड है। ये जो है डेल्टा पी बाई क्यू, जो मैंने कहा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का फॉर्मूला होता है, इसको मैं अगर उल्टा कर दूं, क्योंकि मुझे पता -2 के बराबर है, इसको मैं अगर उल्टा कर दूं तो क्या होगा, आप बोलोगे भैया डेल्टा क्यू ऊपर आ जाएगा, डेल्टा पी ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और जो 1/2 था ये हो जाएगा -1/2, इस तरीके से -2 था ना, ये हो जाएगा। आप देखो एक बार जरा, मुझे वो ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी होती है, तो उसके बाद वो फॉर्मूला होता था इलास्टिक डिमांड का, वो क्या होता था, आप बोलोगे भैया चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इनटू में पी बाय क्यू, ये फॉर्मूला होता था। देखो ये वाली वैल्यू यही तो है। तो जब भी आपको स्लोप ऑफ डिमांड करवाए, आप समझ जाना ऐसे होगा क्वेश्चन। इलास्टिक डिमांड डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, क्या वैल्यू क्या लिख दोगे डायरेक्ट, -1/2, और ओरिजिनल प्राइस कितना है 5, ओरिजिनल डिमांड कितनी है 20, इसको काटो 1 नंबर पे, इसको काटो 4 नंबर पे, आंसर बचेगा -1/2 मल्टीप्लाई 1/4, आंसर इज -1, 2 चौक 8, -1/8 को जब आप आंसर सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, तो आंसर आएगा माइनस का 0.125। ये हमारी इलास्टिक डिमांड है। क्लियर है क्वेश्चन। इसके बाद इसी का सेम 71 है, ट्राई कर लेना, नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना। चलो 75 क्वेश्चन करा देता हूँ। कहता है व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी ए, एक प्राइस ऑफ कमोडिटी ए है, उसका प्राइस 10 से 5 हो गया, तो प्राइस उसका 10 से क्या हो गया, 5 रुपये हो गया। तो आपसे कहता है उसकी इलास्टिक डिमांड, इसकी क्वांटिटी डिमांड डबल हो गई, पहले रही होगी x, अब तो हो गई 2x, पहले रही होगी 100, अब 200 हो गई। तो आपको कहता है कि उसकी इलास्टिक डिमांड बताओ, ठीक है, जब प्राइस ऑफ एट व्हाट प्राइस, अच्छा सॉरी कैलकुलेट, हाँ कैलकुलेट इट्स इलास्टिक डिमांड, एक तो ये बताना है। उसके बाद बोलता है एट व्हाट प्राइस इट्स क्वांटिटी डिमांड फॉल बाय 50%। तो कितने केस में इसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो 50% फॉल हो जाएगी, क्या केस होगा वो बता दो। यानी कि क्वांटिटी डिमांड उसकी 50% पे फॉल हो जाएगी, वो केस में क्या होगा वो समझना है, ठीक है। तो अब बड़े ध्यान समझना है, इसको समझते हैं, ध्यान सुनो। थोड़ा सा अच्छा केस हो गया। आप बस सब छोड़ो ना, मुझे इतना बताओ, इलास्टिक डिमांड निकालने सबसे पहले आप कहोगे भैया पहले इस पे कौन सा फॉर्मूला यूज करें, वो कंफ्यूजन हो रही है। देखो मैं आपको सिंपल बोल रहा हूँ, आपको प्राइस पता है ओरिजिनल, हाँ आपको ओरिजिनल डिमांड पता है, आप बोलोगे नहीं, तो परसेंटेज पे आओ, ठीक है ना, परसेंटेज डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज प्राइस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन डिमांड की बात कर रहे हैं। परसेंटेज चेंज इन प्राइस आप बता सकते हो कैसे, आप बोलोगे भैया ओरिजिनल प्राइस है 10, चेंज कितना आया है 5 का चेंज आया, 10 से 5 हो गया, 5 का चेंज आया, मल्टीप्लाई कर दो परसेंट निकालने के लिए, 0 से 0 कटा, 5 धाम 50, आप बोलोगे भैया 50% का प्राइस कम हो गया। मेरे भाई बड़े ध्यान सुनो, ये x का 2x हो गया, मतलब जितना भी था 100 होता तो 200 हो जाता, 1000 होता तो 2000 हो जाता, डबल हो गया। डबल मतलब कितना परसेंट बढ़ गया होगा, क्या आप ये समझा सकते हो मुझे ये बात। आप कहोगे भैया पूरा 100% बढ़ गया। अगर 100 है, 100 में 100 और जोड़ दो, यानी कि पूरा 100%, 100 होता तो उसका 100% ही तो बढ़ेगा। यानी कि जो डिमांड में चेंज आया वो 100% चेंज आया, और प्राइस में जो चेंज आया है वो -50% चेंज आया। परसेंटेज से परसेंटेज 100 से 50 काटोगे, 1 नंबर पे 2 नंबर पे इलास्टिक डिमांड इज -2, खत्म। इलास्टिक डिमांड तो आ गया। अब आप इसी केस को, इलास्टिक डिमांड को -2 रखो, ठीक है, इसी केस में इलास्टिक डिमांड को -2 रखो, और इसी से आंसर निकलेगा, ध्यान रखना आगे जाके। अब आपको कहता है कि इसी केस में क्वांटिटी डिमांड 50% गिर गई, तो हमारा, आप उस केस में आपको बताना है कि अब इस केस में इलास्टिक डिमांड तो -2 ही है, ऐसा समझ लो। या फिर देखते हैं कि जरूरी नहीं, कुछ चेंज भी हो सकता है। या फिर उसने आपसे अगले केस में बोला है, जो हमारा नेक्स्ट केस है, वो उसने बोला है कि प्राइस में कितना चेंज आएगा कि डिमांड 50% गिर जाए, प्राइस में कितना चेंज आएगा। तो अब डिमांड ना 50% गिर रही है, ठीक है, तो यहाँ रखता हूँ प्राइस, यहाँ रखता हूँ डिमांड, और आपको पता है 50% डिमांड कम हो रही है, ठीक है, डिमांड फॉल बाय 50%, तो प्राइस में कितना चेंज है, प्राइस प्राइस बढ़ेगा, मुझे पता है ये बात। मैं इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू वही लिखता हूँ, परसेंटेज चेंज इन डिमांड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी नहीं है। अब आप इस केस में कहोगे भैया डिमांड का तो चेंज पता है 50% लिख देंगे, लेकिन भैया प्राइस नहीं पता, और ये इलास्टिक डिमांड भी तो नहीं पता, तो आप कंफ्यूज मत होना, इलास्टिक डिमांड को -2 ही रखना है आपको। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्या सही में हम ये रखें या नहीं रखें भैया, हाँ बिल्कुल यही रखना है आपको। परसेंटेज चेंज इन प्राइस यहाँ, इसको वहाँ ले जाएंगे, तो प्राइस परसेंट लिख देंगे, और यहाँ 50% है, परसेंटेज से परसेंटेज काट दो 2 मिनट, 50/-2, ठीक है। और आप चाहो तो 50% है, प्राइस परसेंटेज में लिखा हुआ है, 50% है, परसेंट रहने दो -2, और
परसेंटेज हटाओगे तो आपको पता है डिवाइड करते हो, नीचे 100 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में -2 तो है। प्राइस का परसेंटेज बताना है। अच्छा वैसे मेरे को पता है ओरिजिनल प्राइस मेरा अभी भी 10 रुपये है, मुझे ये बात पता है, ये बात ध्यान रखना। ओरिजिनल प्राइस मुझे अभी भी पता है क्योंकि 10 ही था, मुझे पता है, बस चेंज मुझे बताना है कितना हुआ। तो मैं 50 को यहाँ डिवाइड करता हूँ, इससे 200 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज लगाते हो तो मल्टीप्लाई करते हो, सोचो यहाँ परसेंटेज हटाई है तो डिवाइड करते हो, इसमें डाउट मत करना। 50 के पाड़े में 1 नंबर पे 4 नंबर पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिवाइड करोगे 0.25%, मतलब 25% आ जाएगा आंसर। यानी कि जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है दैट इज 25%, 25% प्राइस में चेंज आया। नहीं तो आप यहीं पे कर सकते थे इसी केस में कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस है बराबर है 50% है डिवाइड बाय -2 है, काट दो, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 25%। 25% डिमांड कम हुई है तो 25% प्राइस बढ़ेगा। यहाँ आप डिमांड को भी -50% लिख सकते थे क्योंकि डिमांड कम होते हुए दिखा रहा था। 25% डिमांड बढ़ी है तो 10 में 10 का 25% निकालना है। 10 का 25% परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा 1 नंबर पे, 4 नंबर पे 4 को इससे काटोगे 2.5 आ जाएगा। 2.5 चेंज हुआ है, इसका मतलब प्राइस 12.5 हो गया। केस का केस है। अब ये केस अच्छा था, लेकिन कुछ नया नहीं है। जो नया था मैंने स्लोप ऑफ डिमांड सारे केसेस आपको समझा दिए। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट कर लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। कहता है ड्यू टू 10% फॉल इन द प्राइस ऑफ एक्स, एक एक्स गुड्स था उसका प्राइस 10% फॉल हो गया। ठीक है, आपको कहता है उसके बाद डिमांड राइज 100 से 120। ठीक है, तो परसेंटेज हाउ मच परसेंटेज डिमांड फॉल, परसेंटेज डिमांड कितना फॉल होगा, परसेंटेज डिमांड कितना गिरेगा कि अगर उसके प्राइस में 10% का राइज आ जाए। अब ये सेकंड केस है मेरे भाई, इसके लिए आपको इलास्टिक डिमांड तो निकालनी ही पड़ेगी, तभी आपका ये क्वेश्चन होगा। अगले केस में ध्यान रखना प्राइस 10% बढ़ रहा है तो डिमांड कितना फॉल करेगी ये पूछ रहा है। पहले वाले केस पे आओ, ये पता है कितना बढ़ रहा है क्योंकि इसका परसेंटेज पता है, इसका परसेंटेज निकाल लो। सबसे पहले इलास्टिक डिमांड निकालो। इलास्टिक डिमांड आपको पता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड परसेंटेज चेंज इन प्राइस रखते हो। डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आएगा आप वो लिखोगे। आप बोलोगे भैया ओरिजिनल डिमांड 100 थी, 20 का चेंज आया और हमें पता है 20% डिमांड बढ़ गई और प्राइस 10% कम हो गया। परसेंट से परसेंट कटा, 0 से 0, आंसर इज -2। यानी इलास्टिक डिमांड -2 है। अब -2 को बराबर में रख के परसेंटेज चेंज इन डिमांड फिर से रखो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस फिर से रखो और कहो कि डिमांड का परसेंट कितना फॉल हुआ वो निकालना है। यानी कि परसेंट डिमांड निकालना है, परसेंट प्राइस पता है, हाँ 10% बढ़ा है। ठीक है, -2 के बराबर रखो, उधर ले जाओ, तो डिमांड परसेंट कितना कम हुआ ये पता लगाना है। 2 धाम उधर जाके -20%, यानी कि बोल दो सेकंड केस में डिमांड -20%, मतलब 20% फॉल होनी चाहिए। -20% मतलब फॉल होनी चाहिए, प्लस माइनस के साइन का ध्यान रखना, फॉल और राइज यहीं से क्लियर होगा, बस कुछ भी नहीं है। तो देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, इतने सारे क्वेश्चन करने का थोड़ा टाइम कम है वरना सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन कमेंट में प्रॉब्लम हो लिख देना, मैं एक एक क्वेश्चनों को आराम से करा दूंगा। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है। यहाँ पर हमारा जो इलास्टिक डिमांड है उसकी मैंने थ्योरी भी कंप्लीट करा दी है। इसका हम लोगों ने प्रैक्टिकल जितना भी हम एक अच्छा क्वेश्चन कर सकते, देखो मैंने मिसलिनियस कराए हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, बेसिक तो आप कर लोगे आराम से फॉर्मूला समझ के, उसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है। स्टिल लगे कोई प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।